क्वेश्चन जो बाकी टॉपिक है उसमें जाएंगे, ठीक है। ये नोट डाउन हो जाए तो बता दीजिएगा। दिस आर वेरी बेसिक थिंग्स जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में एटलीस्ट पता होना चाहिए। गुड इवनिंग सर। बताइए। सर अगर हम लेट से क्लास ज्वाइन करते हैं तो क्या हमें पिछली क्लास का भी रिकॉर्डिंग मिलेगा? हम्म। हेलो। हाँ मिलेगा। ओके सर, थैंक यू सर। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो फर्स्ट थिंग, व्हाट इज द नीड ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन? ओके, इसका वन लाइन आंसर है डिफरेंशियल इक्वेशन आर यूज्ड टू मॉडल वेरियस फिजिकल सिस्टम। इट इज यूज्ड टू मॉडल वेरियस फिजिकल सिस्टम। इसका मतलब है इन फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग, और साइंस एंड इंजीनियरिंग बोलना ज्यादा सही है, आपने देखा होगा देयर आर वेरियस फिजिकल सिस्टम्स जिसमें कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होता है, और एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। और डिफरेंशियल इक्वेशन से हम क्या करते हैं, उन फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन कैलकुलेट करते हैं। रिपीट कर रहा हूं, इन वेरियस फिजिकल सिस्टम्स देयर आर मेनी फिजिकल क्वांटिटीज जो एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे। अब वो फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे पे डिपेंड कैसे करता है, ये पता करने के लिए हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इट रिप्रेजेंट्स हाउ वन क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन वन और मोर अदर क्वांटिटी। अब जो क्वांटिटी डिपेंड करता है उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, विच डिपेंड्स ऑन अदर क्वांटिटी, दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये जिसके ऊपर डिपेंड करता है उसको क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहां पे क्वेश्चन हो सकता है, जब हम डायरेक्ट इनके बीच में रिलेशन क्यों कैलकुलेट नहीं करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने का क्या जरूरत है? जनरली देखा गया है किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में डायरेक्ट रिलेशन कैलकुलेट करना मुश्किल होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। जब आपके पास दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करता है, आप उसका डायरेक्ट रिलेशन कैलकुलेट कर रहे हो, यह मुश्किल होता है। उससे ज्यादा आसान क्या है, आप उसका रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करो। ये एक क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में दूसरा क्वांटिटी चेंज कैसे कर रहा है। इसका एग्जांपल बताता हूं। आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के बारे में पढ़ते हैं, एलआर सर्किट, सीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट। उसमें आपने देखा होगा ये टाइम के साथ साथ करंट चेंज होता है। तो यहां पे टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, करंट डिपेंडेंट वेरिएबल है। वहां पे भी हम पहले क्या करते हैं, रेट ऑफ चेंज लिखते हैं। ये टाइम के साथ साथ करंट का रेट ऑफ चेंज क्या है, और उसी रेट ऑफ चेंज को डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाता है। तो डायरेक्ट रिलेशन कैलकुलेट करना काफी मुश्किल होता है। हम क्या करते हैं, रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके हम उन फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन कैलकुलेट करते हैं। इसके बहुत सारे कॉमन एग्जांपल्स है जो यहां पे लिखे गए हैं, जो आप लोग स्कूल लेवल में पढ़ते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन,
वहां पे भी डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए पहले आप इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हो, और जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो बेसिकली एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जो मैंने बोला डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में करंट का जो रेट ऑफ चेंज है, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा जाता है, फिर उसको सॉल्व किया जाता है। न्यूक्लियर फिजिक्स में जब रेडियो एक्टिव डीके पढ़ते हैं, या क्लासिकल मैकेनिक्स में जो आप इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं, ऑल दीज आर डिफरेंशियल इक्वेशंस। एंड द लास्ट एग्जांपल, क्वांटम मैकेनिक्स, द टाइम डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल है। तो डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल सिस्टम को समझने के लिए हमें डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने का जरूरत पड़ता है, और डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है उससे हम सिस्टम का बिहेवियर एनालाइज करते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। सर आप जो है इसी पे पीपीटी टाइप से ही पढ़ाएंगे कि बोर्ड पे ही सॉल्व कराते हैं क्वेश्चन? ये बोर्ड ही है, सिर्फ वीडियो ऑफ है। बोर्ड है ये? बिल्कुल बोर्ड है। अब इतना सारा अगर मैं लिखने बैठूं टाइम ज्यादा जाएगा ना, इसलिए मैंने टाइप कर लिया है। ठीक है ठीक है। अभी हम देखेंगे जब क्वेश्चन वैश्चन सॉल्व करेंगे ना, सारा कुछ जैसे बोर्ड पे लिखते हैं वैसे लिखा जाएगा। जो थियोरेटिकल स्टेटमेंट्स है वो ऐसे टाइप फॉर्मेट में रहेंगे, जस्ट टू सेव टाइम, और कुछ नहीं। सर व्हाट इज दिस पॉपुलेशन ग्रोथ? पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब जैसे टाइम के साथ साथ किसी भी कंट्री का पॉपुलेशन इंक्रीज करता है, तो वहां पे अगर आपको चेक करना है तो आप क्या करोगे, पहले रेट ऑफ चेंज लिखोगे ना, तो वो भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। जी सर। रेट ऑफ, ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सर ऐसे क्वेश्चन बैक्टीरिया वगैरह और जैसे कोविड के बिल्कुल टाइम बिल्कुल पर इसी का यूज हुआ बिल्कुल था ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब वेल नोन प्रॉब्लम है, जिस न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो है वो बेसिकली एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब जैसे मैंने बोला, डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है इन एवरी फील्ड, नॉट ओनली इन फिजिक्स, इन एवरी फील्ड डिफरेंशियल इक्वेशन का काफी यूज होता है। एक इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है, डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, स्पेसिफिकली मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की अगर बात करूं, उसका एप्लीकेशन फॉरेंसिक साइंस में भी है। मतलब जैसे मान लीजिए किसी पर्सन का डेथ हुआ एक पर्टिकुलर टाइम पे, 2 घंटे बाद उसका बॉडी मिला, तो उसका जो एग्जैक्ट टाइम ऑफ डेथ है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यूज करके बताया जा सकता है, और जो बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो फॉरेंसिक साइंस में भी डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज होता है, जिससे हम एग्जैक्ट टाइम ऑफ डेथ बता सकते हैं बाय मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एट डिफरेंट डिफरेंट टाइम। इस बॉडी टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, सराउंडिंग टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अप्लाई करके हम मतलब नॉट एग्जैक्ट, अप्रोक्सीमेट टाइम ऑफ डेथ बता सकते हैं। तो ऐसे एक सिमिलर कोड भी था कि फिजिक्स इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसे मैंने एक पढ़ा था कहीं। बिकॉज फिजिक्स में बहुत से मैक्सिमम केसेस में, नॉट मैक्सिमम, मोस्ट ऑफ द केसेस में सेकेंड ऑर्डर ही आता है। आई थिंक यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं 60-70% जगह पे सेकेंड ऑर्डर ही आए, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इस सेंस में बोला गया होगा। नोट डाउन हो जाए तो बता दीजिएगा। सर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कितने आवर्स का रहेगा? डिफरेंशियल इक्वेशन प्लस स्पेशल फंक्शन अराउंड 10 to 12 लेक्चर्स लगेंगे, मतलब 20 to 25 आवर्स, 20 आवर्स मान के चलिए।
लगेंगे। ओके सर। हो गया? सर बेसिक्स क्लियर करते हुए चलेंगे। जितना जरूरत है उतना मैं बता दूंगा। थैंक यू सर। डन सर। नाउ व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन? डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंपली मतलब है एन इक्वेशन दैट कंटेन्स ए अननोन फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव। इक्वेशन के अंदर एक अननोन फंक्शन होगा और उसके डेरिवेटिव्स प्रेजेंट होंगे, उसी को बोला जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। अननोन फंक्शन मतलब जैसे y, इक्वेशन के अंदर जो अननोन फंक्शन है सपोज दैट इज y विच इज अ फंक्शन ऑफ x, और इसके डेरिवेटिव्स किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, dy dx d2y dx2। तो किसी भी इक्वेशन के अंदर अगर एक अननोन फंक्शन है और उसके डेरिवेटिव्स प्रेजेंट हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी एंड पार्शियल दोनों ही हमारे सिलेबस में है, बट यहां पे जो हम डिस्कस करेंगे अभी वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। बाद में हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, वो सेपरेट टॉपिक है, ठीक है, जैसा सिलेबस में लिखा गया था। अब ये ऑर्डिनरी पार्शियल ये कैसे अलग किया गया है? आप लोगों ने स्कूल लेवल में जब डेरिवेटिव पढ़ा होगा, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना, तो डेरिवेटिव भी दो टाइप के होते हैं, एक ऑर्डिनरी डेरिवेटिव होता है, एक पार्शियल डेरिवेटिव होता है। बेस्ड ऑन दैट फैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। व्हाट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन? इट कंटेन्स ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स with respect to one independent variable। इसके अंदर ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स होंगे और जितने भी डेरिवेटिव्स हैं वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होगा। अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं, देखिए सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है dy dx प्लस 6x² y इक्वल टू e⁻² 2x। और एक एग्जांपल लिखते हैं d2y dx2 माइनस 2x dy dx प्लस 5y इक्वल टू 0। These are some examples of ordinary differential equation। अब यहां पे नोटिस करो, ये जो dy dx है या d2y dx2 है, all these are ordinary derivatives। एंड यहां पे कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं? ओनली वन, x। वन सर। जितने भी डेरिवेटिव्स हैं वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के रेस्पेक्ट में है, तो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव होगा और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अगर हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें, इट कंटेन्स पार्शियल डेरिवेटिव्स एंड देयर विल बी टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे। फिर हम एग्जांपल देखें, del 2u del x2 प्लस 4x del u del t इक्वल टू e⁻⁻x। दिस इज एग्जांपल ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे आप देखो यहां पे जो डेरिवेटिव्स हैं वो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, del 2u del x2 del u del t, these are partial डेरिवेटिव। और यहां पे कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं? 2 सर, x and t। x एंड t। तो इस केस में हम बोल सकते हैं u इज द डिपेंडेंट वेरिएबल और u किस पे डिपेंड करता है? x एंड t। तो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं और एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जो ऊपर वाला एग्जांपल था इसमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल था,
y is a function of x only. और एक वेल नोन एग्जांपल है जो आप क्वांटम में पढ़ोगे, टाइम डिपेंडेंस श्रोडिंगर इक्वेशन। अगर 1D फॉर्म लिखूं इसका, -h² by 2m del 2 psi del x2 plus v of x into psi equal to iota h cut del psi del t. This is one dimensional time independent Schrodinger equation. क्वांटम में पढ़ा है बीएससी में। Yes, यहाँ sir. पे Yes, डिपेंडेंट sir. वेरिएबल कौन है? Psi. psi। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल Yes, sir. X and T. x and t। देखो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं और दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं x and t। तो हियर द डिपेंडेंट वेरिएबल psi is a function of x and t। इस तरीके से हम ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमारे सिलेबस में दोनों हैं, बट अभी हम पर्टिकुलरली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस करेंगे, पार्शियल बाद में डिस्कस करेंगे। नोट डाउन कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। आई डोंट थिंक कोई डाउट होना चाहिए इसमें, चलो पूछ लीजिए अगर कोई क्वेश्चन है तो। किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर लीजिए, बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा है। क्वेश्चन है तो माइक ऑन करके पूछिए। हेलो सर। बताइए। सर एक जनरल क्वेश्चन था सर, कोई ग्रुप वगैरह है क्या मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप? नहीं अभी कुछ नहीं। ओके सर। सर और एक और क्वेश्चन था सर, क्या हर हर दिन 4 घंटे क्लास होगी सर? 4 से ज्यादा ही होगा हर दिन? बिल्कुल। ओह 4 घंटे में ओके कहाँ सिलेबस कंप्लीट होगा। मैंने सोचा सर वीकेंड में होगा क्योंकि नहीं, ओके नहीं। सर ओके। कैरी एंडेवर का वेबसाइट में आपने देखा होगा ना, जहाँ पे ऑनलाइन कोर्स में जाते हैं, उसमें कितने आवर्स लिखे गए हैं, किसी ने देखा है? सर मेंशन नहीं है वहाँ पे। है टोटल है लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेट। आवाज नहीं आ रही सर। कितना 7? 4 to 6 hours. नहीं 4 to 6 पर डे की मैं टोटल की बात कर रहा हूँ। तो 700 था। 750 आई थिंक है, 700 750 ऐसा कुछ लिखा हुआ है। आवाज नहीं आ रही सर। माय वॉइस इज क्लियर टू एवरीवन? यस सर। Yes, sir. वो जो 750 आवर्स लिखा गया है ना, जो भी 700 टोटल आवर्स लिखा गया है, उससे ज्यादा ही होता है। तो सिलेबस बहुत बड़ा है नेट का, कम बड़ा नहीं है। गेट में कुछ टॉपिक चलो नहीं है, नेट का सिलेबस बहुत बड़ा है। मतलब वो 750 प्लस तो जाएगा ही जाएगा, 200% श्योर है। नोट डाउन हो जाए तो बता दीजिएगा, ठीक है? सर लेक्चर्स की टाइमिंग कब से कब तक होंगे? Done, sir. ओके। क्या? लेक्चर्स की टाइमिंग कब से कब तक होंगे जो पर डे के लेक्चर्स होंगे दिन में? ऐसा कुछ फिक्स टाइमिंग नहीं होता है। हाँ, फिर भी अप्रोक्सीमेट कब? ये मैनेजमेंट से आप पूछ सकते हो, बिकॉज मेरे क्लासेस इवनिंग में ही होंगे नॉर्मली, या सैटरडे संडे। दिन में होगा तो सैटरडे संडे, अदरवाइज इवनिंग में होगा मेरा क्लास। नाउ नेक्स्ट इज ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपीयरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है, उसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड व्हाट इज डिग्री?
पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपीयरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका जो पावर है उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा जो ब्रैकेट में लिखा गया है, द डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शनल पावर्स इन इट डेरिवेटिव्स। मतलब जब आप डिग्री कैलकुलेट करते हो ना, इक्वेशन के अंदर जो डेरिवेटिव वाला पार्ट है उसमें अगर कहीं पे फ्रैक्शनल पावर आ जाए या रेडिकल्स आ जाए, उनको पहले एलिमिनेट करना है। रेडिकल का मतलब स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, उसको बोलते हैं। रेडिकल्स का मतलब है जैसे रूट वाले टर्म्स होते हैं, nth रूट, या कोई फ्रैक्शनल पावर आ जाए। मान लीजिए पावर आपका आ गया 3/5, 2/7, इस टाइप का अगर फ्रैक्शनल पावर आ गया उसको पहले रिमूव करना जरूरी है। और किससे रिमूव करेंगे? जो डेरिवेटिव वाले टर्म्स है उनको रिमूव करेंगे। कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं तो ये पॉइंट क्लियर हो जाए। ठीक है, सिर्फ स्टेटमेंट लिखने से कोई फर्क फायदा नहीं पड़ता, ये तो टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ है। देखिए पहला एग्जांपल, d2y dx2 होल क्यूब प्लस 4x dy dx प्लस 5y इक्वल टू 0। अब बताइए इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर, इट इज ए सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव will represent the order of the differential equation. Now, what is the power of the highest order derivative? 3. 3. So this will be the degree of the differential equation. हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर होगा उससे हम डिग्री बता सकते हैं। क्लियर एग्जांपल? सर डिग्री 3 आएगा। ओह राइट राइट, माय मिस्टेक, डिग्री 3। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, जो ये फ्रैक्शनल पावर आएगा तो क्या करेंगे वो एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। मान लीजिए अच्छा, कुछ ऑर्डर निकालना बहुत आसान है। ऑर्डर क्या होगा? 1 सर। 1 dy dx है तो ऑर्डर तो 1 होगा। ना इसका पावर क्या है? 5/2। ऊपर क्या बोला गया था? अगर डेरिवेटिव में कहीं पे रेडिकल्स या फ्रैक्शनल पावर प्रेजेंट होता है उसको पहले रिमूव करना पड़ेगा। यहां पे फ्रैक्शनल पावर प्रेजेंट है 5/2, तो इसको फ्री करने का मतलब है इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शनल पावर को इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो यहां पे आप देखो, सिंपल अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हो तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा dy dx होल टू द पावर 5 इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर होल टू द पावर 4। अब बताइए इसका डिग्री क्या होगा? 5। तो फ्रैक्शनल पावर है उसको पहले रिमूव करना है, मतलब उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। इसका ऑर्डर 1 है, डिग्री 5 है। क्लियर एवरीवन? यस सर। अब मान लीजिए अगर एग्जांपल, डिफरेंशियल इक्वेशन है dy dx
होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस y इंटू साइन dy dx। इसका ऑर्डर और डिग्री बताइए। Order 1, degree 2. second, 1 और 2 डिग्री। ऑर्डर 1 डिग्री 2. 2। ऑर्डर सही है, डिग्री गलत। ऑर्डर तो dy dx है, तो ऑर्डर 1 होगा। सर डिग्री नॉट डिफाइंड। राइट, डिग्री नॉट डिफाइंड। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर है। अब आप यहां पे नोटिस करो, dy dx तो राइट हैंड साइड में भी है ना, साइन dy dx। ना साइन का अगर आप सीरीज एक्सपेंशन यूज करो, साइन थीटा, इसका सीरीज एक्सपेंशन क्या होता है? थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। साइन का सीरीज एक्सपेंशन है। ये अगर आप यहां पे यूज करते हैं तो देखिए, इसको आप लिख पाएंगे, थीटा के बदले है dy dx, तो थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ये एक इनफाइनाइट सीरीज है। इसमें dy dx का हाईएस्ट पावर कितना है? इनफाइनाइट। तो इस केस में क्या होगा? डिग्री इज नॉट डिफाइंड। अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड को देख के बोल दिया डिग्री 2 है, वो गलत होगा। बस राइट हैंड साइड में भी dy dx है, तो साइन dy dx का एक्सपेंशन करेंगे तो एक इनफाइनाइट सीरीज आएगा, और इसमें dy dx का हाईएस्ट पावर इनफाइनाइट है। तो इसका आंसर होगा ऑर्डर 1 डिग्री नॉट डिफाइंड। कंफ्यूजन डिग्री में ही होगा, ऑर्डर में कंफ्यूजन नहीं होता है। सर अगर साइन डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर होता तो फिर हम ऑर्डर 2 बोलते। बिल्कुल, जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो चेक करना है। नोट डाउन हो जाए तो बता दीजिए। डाउट है तो पूछ लीजिए। सर अगर साइन फंक्शन के साथ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है तो ऑर्डर हमारा 2 रहता और डिग्री फिर तभी नॉन डिफाइंड रहती ना। बिल्कुल। ओके। डन सर। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। नेक्स्ट, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा मैंने बोला, डिफरेंशियल इक्वेशन नॉर्मली दो टाइप के हो सकते हैं, दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक लीनियर और एक दूसरा नॉन लीनियर। और अगर हम पर्टिकुलर फिजिक्स की बात करें या इंजीनियरिंग के ब्रांचेस की बात करें, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेनी डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ जो हम डील करते हैं फिजिक्स में या इंजीनियरिंग में, वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही होता है। तो लीनियर इक्वेशन कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, देखते हैं। दो कंडीशंस आपको चेक करने हैं। फर्स्ट कंडीशन, पावर ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर इक्वल टू 1। जो डिपेंडेंट वेरिएबल और जो उसका डेरिवेटिव है, किसी भी ऑर्डर का डेरिवेटिव हो सकता है, उसका पावर 1 होना चाहिए। मतलब मान लीजिए डिपेंडेंट वेरिएबल है y, तो y और उसके जितने भी डेरिवेटिव्स हैं, dy dx, d2y dx2, एंड सो ऑन,
इन सब का पावर 1 होना चाहिए। किसी एक का पावर भी अगर 1 से ज्यादा हुआ तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगा, सबका पावर 1 आना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या बोला गया है, देखिए सेकंड पॉइंट है, नो टर्म्स इन द डिफरेंशियल इक्वेशन containing the product of dependent variable and derivatives or two derivatives of different order. No terms in the differential equation containing the product of dependent variable and derivatives. Equation के अंदर dependent variable y और डेरिवेटिव इन दोनों का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। y इंटू डेरिवेटिव, तो डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव का प्रोडक्ट नहीं आना चाहिए, ऐसे टर्म्स नहीं होने चाहिए, या दो डेरिवेटिव का प्रोडक्ट भी नहीं आना चाहिए। जैसे dy dx एक डेरिवेटिव है, इंटू d2y dx2 दूसरा डेरिवेटिव है, ऐसे टर्म्स इक्वेशन में नहीं आने चाहिए। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन किसी भी ऑर्डर का हो, अगर इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहां पे अगर आपको पूछा जाए ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर। ऑर्डर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, ऑर्डर एनी पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, कुछ भी हो सकता है। और डिग्री क्या होगा, 1 सर डिग्री 1, तो बस पावर 1 होना चाहिए ना, डिग्री मस्ट बी 1। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, सॉरी ऑर्डर, बट डिग्री 1 होना चाहिए बिकॉज पावर 1 है। जैसा आप देखो, मैं कुछ एग्जांपल्स की बात करूं, पहले फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं। जो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कुछ ऐसा दिखेगा, a1 which is a function of x dy dx plus a0 which is a function of x into y equal to capital A which is a function of x। ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। y is the dependent variable, x is the independent variable। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ऊपर जो दो कंडीशंस लिखे गए हैं ना, उनको चेक कीजिए, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। पहला कंडीशन क्या था, पावर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव्स शुड बी इक्वल टू 1। यहां पे आप देखो डिपेंडेंट वेरिएबल है y, y का पावर कितना है 1, और उसके डेरिवेटिव का पावर कितना है 1। सेकंड कंडीशन, नो टर्म्स इन द डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेनिंग द प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव। डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव का प्रोडक्ट किसी भी टर्म के अंदर नहीं होना चाहिए। यहां पे आप देखो किसी भी टर्म में क्या y और dy dx का प्रोडक्ट प्रेजेंट है, कहीं पे नहीं है, y इंटू dy dx कहीं पे नहीं है। तो ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। कोई डाउट है इसमें, इसको लीनियर क्यों बोल रहे हैं इसमें?
इसका कोई एग्जांपल बता सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से, इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट? एनीवन? So op-amp is example of linear circuit. So, मैं डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल बताइए, मतलब ऐसा इक्वेशन आपको differential. दिखता है। सिंपल एलआर सर्किट, वो फिर सीरीज एलआर सर्किट, इंडक्टर एल एंड रेजिस्टर आर आर कनेक्टेड इन सीरीज। फिर आप ग्रोथ ऑफ करंट देखते हैं। इन केस ऑफ सीरीज एलआर सर्किट इक्वेशन कैसा होता है? एल डी आई डी टी प्लस आई आर is equal to V naught. V naught is the EMF of the applied battery. so इसका कुछ सोल्यूशन ऐसा आता है ना, I is equal to I naught e to the हाँ power बिल्कुल minus t divided, हाँ कुछ ऐसा। बिल्कुल। तो ये जो सीरीज एलआर सर्किट है या सीरीज सीआर सर्किट है, वो सारा फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल है। लीनियर इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं, सेम टेक्निक इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आप यूज करते हो। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप नोट डाउन हो जाए तो बता दीजिएगा। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, जैसे ये टेक्निक आपको पता होने चाहिए, सच दैट कहीं पे भी ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन दिखे तो आप आइडेंटिफाई कर पाओ ये लीनियर इक्वेशन है या ये नॉन लीनियर इक्वेशन है, और जो सॉल्व करने का टेक्निक बताया जाएगा उसको आप अप्लाई करके उसको सॉल्व कर पाओ। यही एप्लीकेशन है इन सारी चीजों का। डन सर। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। ये तो फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल था, सेकंड ऑर्डर का भी एग्जांपल लेते हैं। अनदर एग्जांपल फॉर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सेकंड ऑर्डर का फॉर्म है। A2 into second order derivative d2y dx2 plus A1 into dy dx plus A naught y is equal to some function of x. This is the general form of a second order linear differential equation. जो पिछले स्लाइड में दो कंडीशंस बताए गए थे वो आप चेक कर सकते हो, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। और ऐसे भी डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोगों को क्वांटम में, मतलब फिजिक्स में डिफरेंट ब्रांचेस में दिखेंगे। इसका एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, जो आप लोग स्कूल लेवल में सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन में इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है इन केस ऑफ एसिचम? So d2 y upon dx square plus ky is equal to 0. राइट, प्लस ओमेगा स्क्वायर y इक्वल टू 0। दिस इज अ सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेट आप कंपेयर कर सकते हैं। अनदर वेल नोन एग्जांपल ऑफ दिस, जब क्वांटम में पढ़ते हैं, वन डायमेंशनल टाइम
इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। यहां पे जो टेक्निक डिस्कस करेंगे वो सेम टेक्निक यूज करके क्वांटम में भी आप सॉल्व करोगे। अब वहां पे सर जब पढ़ाएंगे तो डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखेंगे, तो वहां पे आपका माइंड मतलब ब्लैंक नहीं होना चाहिए, सॉल्यूशन कहां से लिख दिया। क्वांटम में सारे सॉल्व करने के टेक्निक नहीं बताए जाएंगे, उसमें डायरेक्ट इक्वेशन और सॉल्यूशन लिखा जाएगा। नाउ इसका फॉर्मेट क्या होता है, d2 psi dx2 टाइम इंडिपेंडेंट है, प्लस 2m पाई h कट स्क्वायर e माइनस v ऑफ x इंटू साई इक्वल टू 0। यहां पे साई क्या रिप्रेजेंट करता है, वेव फंक्शन, एंड v ऑफ x पोटेंशियल Potential. फंक्शन। पोटेंशियल, राइट, पोटेंशियल अंडर विच द पार्टिकल इज मूविंग। इसको सॉल्व करके वेव फंक्शन कैलकुलेट करते हैं, जिससे पूरे सिस्टम का एनालिसिस होता है। तो ये भी एक सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। कुछ एग्जांपल देखते हैं जो लीनियर नहीं है, वो भी तो आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना आपको। मान लीजिए ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, d2y dx2 प्लस 6x इंटू dy dx होल स्क्वायर माइनस y इक्वल टू साइन x। अब बताइए लीनियर है या नहीं, नहीं सर, क्यों? तो dy बाई dx की पावर 2 है। राइट, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है बिकॉज dy dx का पावर 2 है। सब देख सकते हैं, बोला गया था जितने भी डेरिवेटिव्स होंगे और y होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, उसका पावर 1 होना चाहिए। दिस इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन, नॉन लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। एवरीवन क्लियर, ये लीनियर क्यों नहीं है? यस सर। नाउ इसी एग्जांपल से और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम समझ सकते हैं। अभी डिस्कस किया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री क्या होता है, 1 सर। 1। बट द रिवर्स स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑलवेज। रिवर्स स्टेटमेंट मतलब एवरी differential equation of degree 1 is not, or just a minute, not linear differential equation। द डिग्री 1 का मतलब ही वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा ऐसा भी जरूरी नहीं है। अगर वो लीनियर इक्वेशन है तो उसका डिग्री कितना आएगा, 1। बट डिग्री 1 आने का मतलब वो लीनियर होगा जरूरी नहीं है। ये आप इसी एग्जांपल से समझ सकते हैं। अब देखो इस एग्जांपल में डिग्री कितना है, ऑर्डर कितना है, पहले बताइए। 2, d2y dx2 है, और डिग्री क्या है, 1। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर है उसको डिग्री बोलते हैं, तो इसका डिग्री होगा 1। लेकिन ये का लीनियर इक्वेशन है, नो। तो इफ इट इज अ लीनियर इक्वेशन देन द डिग्री विल बी 1। बट इफ द डिग्री इज 1 इट मे बी ए लीनियर इक्वेशन, मे नॉट बी ए लीनियर इक्वेशन। डिग्री 1 होने का मतलब वो लीनियर होगा ये जरूरी नहीं। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नोट डाउन हो जाए तो बता दीजिएगा। लास्ट स्लाइड, थोड़ा वेट कीजिए, ये नोट डाउन हो जाए सबका।
सर कितनी देर तक चलेगी ये क्लास? 9 बजे तक। ओके सर। सर एक डाउट था, अगर इसमें हमारी ये जो ये सेम एग्जाम्पल जो आपने बता रखा था, इसमें हमारा dy बाई डी के ऊपर जब पावर 2 आ रही है, तो इसमें हम लोग ने कह दिया कि इस वजह से ये नॉट लीनियर है। बट अगर इसमें पावर 2 ना होती तब भी तो ये नॉन लीनियर ही था, बिकॉज ये x एंड dy बाई डी दोनों एक साथ आ रहा है। और आपने पिछले स्लाइड पे बताया था कि बोल y, अब सेकंड पॉइंट पर उसमें बोला गया था y और dy dx का प्रोडक्ट नहीं आना चाहिए। हाँ जी, तो इस वजह से भी मतलब अगर स्क्वायर भी ना होता तो तब भी ये नॉन लीनियर ही रहता, नहीं, राइट? तब तो लिनियर होता ना। ये किसका प्रोडक्ट है? अच्छा अच्छा अच्छा, y x की जगह अगर y होता तो। बिल्कुल। ओके ओके ओके, गॉट इट, ओके, थैंक यू सर। हो गया नोट डाउन? यस सर। दिस इज द लास्ट स्लाइड। ओके सर। नाउ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये बताया गया। दो कंडीशंस है, उनको सेटिस्फाई करना चाहिए। किसी भी एक को सेटिस्फाई नहीं करता तो नॉन लीनियर इक्वेशन। नाउ लीनियर इक्वेशन को भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज होमोजीनियस इक्वेशन, सेकेंड वन इज नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। मतलब लीनियर होमोजीनियस, लीनियर नॉन होमोजीनियस। तो होमोजीनियस क्या है समझ लेते हैं, इसका जो अपोजिट होगा वो नॉन होमोजीनियस। ठीक है, तो होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ईच टर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन्स आइदर द डिपेंडेंट वेरिएबल और इट्स डेरिवेटिव्स। ईच टर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन्स आइदर द डिपेंडेंट वेरिएबल और इट्स डेरिवेटिव्स। जितने भी टर्म्स होंगे इक्वेशन के अंदर, उसमें आइदर डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा या उसका डेरिवेटिव रहेगा। जैसे आप देखो, एग्जांपल से समझते हैं। इक्वेशन है d2y dx2 प्लस 4 dy dx प्लस 7y इक्वल टू 0। यहां पे आप नोटिस करो, इस इक्वेशन के अंदर तीन नॉन जीरो टर्म्स हैं। राइट हैंड साइड तो जीरो है। जो पहला टर्म है इसके अंदर y का डेरिवेटिव प्रेजेंट है। जो दूसरा टर्म है उसमें भी y का डेरिवेटिव प्रेजेंट है। और तीसरे टर्म में क्या प्रेजेंट है? y। तो ईच टर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन्स आइदर द डिपेंडेंट वेरिएबल y और इट्स डेरिवेटिव। तो इसको हम क्या बोलेंगे? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर, लीनियर का मतलब पहले ही बताया गया, लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मान लीजिए एक ऐसा इक्वेशन है d2y dx2 प्लस, लेफ्ट हैंड साइड को सेम रखते हैं, ठीक है, 4 dy dx प्लस 7y, और राइट हैंड साइड में मान लीजिए आ गया साइन x या कोई दूसरा x का फंक्शन। अब इस इक्वेशन के अंदर कितने नॉन जीरो टर्म्स हैं? 4। लेफ्ट राइट मिला के 4। द फर्स्ट टर्म कंटेन्स डेरिवेटिव्स ऑफ y, second term contains derivative of y, third term contains y is the dependent variable.
ये जो फोर्थ टर्म है इसके अंदर क्या y या उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है? नो। नो। दिस टर्म does not contain y और its derivatives। इसके अंदर y भी प्रेजेंट नहीं है और y के डेरिवेटिव्स भी प्रेजेंट नहीं है। इसको हम होमोजीनियस बोलेंगे, नॉन होमोजीनियस बोलेंगे? नॉन होमोजेनियस सर। नॉन होमोजीनियस। लीनियर तो है बट नॉन होमोजीनियस। इस तरीके से हम होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कोई डाउट है इसमें तो प्लीज आप। सॉल्व कैसे करना है सारा डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। ये तो जस्ट जो बेसिक चीजें हैं, लीनियर का मतलब क्या होता है, होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, वो चीज बता रहे हैं। तो बता सकता है जो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है जो क्वांटम में पढ़ते हैं, वो होमोजीनियस इक्वेशन है नॉन होमोजीनियस इक्वेशन? अभी जो लिखा था। सो होमोजीनियस होमोजीनियस है और नॉन होमोजीनियस भी इन सम केसेस आई थिंक। सो होमोजीनियस है मोस्टली। होमोजीनियस ही है। इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? साई। The first term contains derivative of the dependent variable and the second term contains dependent variable। ऐसा कोई टर्म प्रेजेंट है जिसके अंदर साई या उसका डेरिवेटिव नहीं है? नहीं। नो सर। नहीं। दो ही नॉन जीरो टर्म्स है, एक के अंदर साई प्रेजेंट है डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरे के अंदर उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है। इट इज होमोजीनियस इक्वेशन। क्लियर है? इट इज ए लीनियर, लीनियर तो है ही, पहले डिस्कस किया, लीनियर होमोजीनियस। जो वन डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन होता है वो एक लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। नोट डाउन हो जाए तो बता दीजिएगा, क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। एक्सक्यूज मी सर। बताइए। सर नॉन होमोजेनस की अगर हमें डेफिनेशन फॉर्म में उसको बोलना हो तो कैसे लिख सकते हैं? जो ऊपर लिखा गया है उसका ऑपोजिट कंडीशन। होमोजीनियस का मतलब क्या था? ईच टर्म शुड कंटेन आइदर द डिपेंडेंट वेरिएबल और इट्स डेरिवेटिव। नॉन होमोजीनियस का मतलब होगा there will be some terms in the differential equation that does not contain dependent variable or its derivatives। there are some terms, एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है, तो some terms in the differential equation that does not contain, जो यहाँ पे लेफ्ट में बताएगा वही है, does not contain y और its derivatives। y भी नहीं होगा, उसके डेरिवेटिव्स भी नहीं होंगे, उसको बोलते हैं नॉन होमोजीनियस। एनीथिंग एल्स एनीवन? नोटेड डाउन सर। ओके, तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं।
तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं वो सॉल्यूशन रिप्रेजेंट क्या करता है? सॉल्यूशन रिप्रेजेंट्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे क्लास का स्टार्टिंग में बताया गया, डिफरेंशियल इक्वेशन में एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो बेसिकली कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स का जो एग्जांपल है, अगर हम उसकी बात करें तो करंट इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल एंड टाइम इज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। टाइम के साथ साथ करंट चेंज करता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके हमें क्या पता चलेगा? टाइम के साथ साथ करंट का वेरिएशन कैसा होगा, वो रिलेशन हमें पता चलेगा, रिलेशन बिटवीन करंट एंड टाइम। तो फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका अगर हम एग्जांपल लें, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं जो आप लोगों ने स्कूल लेवल में पढ़ा होगा। एसएचएम का जो एग्जांपल है उसका सॉल्यूशन भी सबको याद ही होगा। तो अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करें तो यहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन होता है d2y dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर y इक्वल टू 0। यहां पे y क्या रिप्रेजेंट करता है? एनीवन? डिस्प्लेसमेंट सर। फ्रॉम मेन पोजीशन। मेन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। y represents the displacement of the particle from mean position। नॉर्मली x इक्वल टू 0 होता है, x इक्वल टू 0 के ऊपर पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, एंड t इज द टाइम। तो ये टाइम का फंक्शन है, टाइम के साथ साथ चेंज होगा ये। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली क्या बता रहा है कि टाइम के साथ साथ ये y चेंज कैसे होगा? तो दिस वेरीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे y डिपेंडेंट वेरिएबल है दैट रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट, और ये टाइम पे डिपेंड करता है, टाइम का फंक्शन है। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आपको y और t के बीच में रिलेशन मिलेगा। क्या होता है सॉल्यूशन इसका? ए साइन ओमेगा टी। a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी। ये जनरल सॉल्यूशन है। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये बेसिकली डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशन को बता रहा है। दिस इज रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर एवरीवन? यस सर। इसमें कैपिटल है और कैपिटल बी क्या है? आर्बिट्री कांस्टेंट। आर्बिटरी कांस्टेंट, मतलब इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। कैपिटल एन कैपिटल बी आर आर्बिटरी कांस्टेंट जिसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, सॉल्यूशन जो है ना वो भी दो टाइप के होते हैं। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब भी देखेंगे, एक होता है जनरल सॉल्यूशन, एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन भी दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप इज जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन का क्या मतलब है? इट कंटेन्स आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। तो जिस सॉल्यूशन के अंदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। आर्बिट्ररी कांस्टेंट का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? ये हमें जनरल सॉल्यूशन से मिलता है यूजिंग द कंडीशंस।
इनिशियल कंडीशन या बाउंड्री कंडीशन? Sir, here we are able to find out the value of A and B, that is these द पर्टिकुलर arbitrary वैल्यू ऑफ constant. ए एंड बी, राइट। द जनरल सॉल्यूशन में जो ए और बी था उसका वैल्यू कुछ भी हो सकता था, ए बी कैन बी एनीथिंग। ना क्वेश्चन में कुछ कंडीशंस दिए रहते हैं जहां से आप कैपिटल ए और कैपिटल बी का वैल्यू कैलकुलेट करते हो, तब आपको जो सॉल्यूशन मिलता है उसको बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन, इसके ऊपर आपको बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करना है, सॉरी इनिशियल कंडीशन भी हो सकता है। अप्लाइंग द गिवन कंडीशंस, आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलेगा। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब है इट कंटेन्स पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ द कांस्टेंट। और वो पर्टिकुलर वैल्यू कहां से पता चलता है? फ्रॉम द गिवन कंडीशन। इसको अप्लाई करके, जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना, इनिशियल कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन। तो जनरल सॉल्यूशन के ऊपर जब आप कंडीशन अप्लाई करेंगे तो आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये पॉइंट क्लियर एवरीवन? जी सर। ठीक है। अगर आपको ये पूछा जाए जनरल सॉल्यूशन जो लिखा गया है वैसे कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं? तो ये जनरल सॉल्यूशन Infinite. Sir, general solution could be more than one. इनफाइनाइट। तो ये जनरल सॉल्यूशन है, इसमें ए और बी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो इस फॉर्मेट के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। ए एंड बी कैन बी एनीथिंग। तो जनरल सॉल्यूशन जो भी होगा उस फॉर्मेट के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। नाउ ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नीचे जो नोट लिखा गया है, द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स present in the general solution will be equal to the order of the differential equation. Number of arbitrary constants will be equal to the order of the differential equation. Differential equation का जो order होगा जनरल सॉल्यूशन में उतने ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स एग्जिस्ट करेंगे। आप यहां पे देखो, ये जो इक्वेशन है इसका ऑर्डर क्या है? 2। और इस सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं? 2। So order of the differential equation will decide the number of arbitrary constants present in the general solution. अगर ये nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होता तो सॉल्यूशन में कितने कांस्टेंट्स प्रेजेंट होते? n डिफरेंशियल, n आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा उतने ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे। मैं यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट जनरल सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप नोट डाउन हो जाए तो बता दीजिएगा। इसका ऑर्डर 2 था, इसलिए 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आए थे। ठीक है।
हो गया है सर। मैं आगे प्रोसीड Yes. कर रहा हूं। जैसे यहाँ पे बताया गया, जो गिवन कंडीशंस है वो दो टाइप के हो सकते हैं, एक इनिशियल कंडीशन हो सकता है, एक बाउंड्री कंडीशन हो सकता है। तो बेस्ड ऑन दैट डिफरेंशियल इक्वेशन को ना हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। जो डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस होते हैं, ये नाम आप लोगों ने सुना होगा, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का मतलब है जिसके अंदर इनिशियल कंडीशंस गिवन है। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का मतलब है इनिशियल कंडीशंस आर गिवन। और बाउंड्री कंडीशन का मतलब है बाउंड्री कंडीशंस आर गिवन। अब इसको हम बोलते हैं बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। नाउ वे आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, सॉरी मैं गलत लिख रहा हूं, बाउंड्री कंडीशन आर गिवन। ठीक है, नाउ आइडेंटिफाई कैसे करना है देखिए। इन केस ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, कंडीशंस आर गिवन फॉर ए सिंगल पॉइंट। मतलब क्वेश्चन में जो कंडीशंस दिए रहेंगे वो एक सिंगल पॉइंट पे कंडीशन दिया रहेगा। मतलब मान लीजिए पहला कंडीशन है y एट t इक्वल टू और y एट 0 इज इक्वल टू 0 एंड y डैश एट 0 इक्वल टू 1। ऐसे कुछ कंडीशंस गिवन है। अब यहां पे बताइए जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके वैल्यूज क्या क्या है कंडीशंस में। सर 0। 0। तो अब देखो दोनों कंडीशंस सेम पॉइंट पे गिवन है, तब इसको बोलते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। एक्स नॉट जो इस केस में 0 है, एक्स नॉट इज द इनिशियल वैल्यू और उसी पे दोनों कंडीशन दिए गए हैं। तो यहां पे हम एक्स नॉट को बोलेंगे इनिशियल वैल्यू। जो सिंगल पॉइंट है, जो सिंगल पॉइंट है दैट इज एक्स नॉट जो इस केस में 0 है, और इसको बोलते हैं इनिशियल वैल्यू। इस प्रॉब्लम को हम क्या बोलेंगे, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इसमें जो भी आप सॉल्यूशन कैलकुलेट करोगे, मान लीजिए आपने सॉल्यूशन कैलकुलेट किया, सॉल्यूशन आया y विच इज अ फंक्शन ऑफ x, कुछ आएगा। सॉल्व कैसे करना है वो देखेंगे हम। यहां पे इनिशियल वैल्यू क्या है, x नॉट। इसका मतलब है दिस सॉल्यूशन इज वैलिड फॉर x ग्रेटर देन x नॉट, और इक्वल टू भी होगा ग्रेटर देन इक्वल टू x नॉट, बस x नॉट इज द इनिशियल वैल्यू। तो जो भी सॉल्यूशन आप कैलकुलेट करोगे वो x नॉट के जो लार्जर ग्रेटर वैल्यूज है उसके लिए वैलिड होगा। जैसे आप लोगों ने इसमें भी पढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, t इक्वल टू 0 पे करंट गिवन होता है। तो जो आप सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हो वो t ग्रेटर देन 0 के लिए तो होता है। 0 इज द इनिशियल टाइम। तो एक्स नॉट इनिशियल वैल्यू है, जो भी सॉल्यूशन आप कैलकुलेट करोगे वो ग्रेटर देन एक्स नॉट के लिए वैलिड होगा। समझ में आया पॉइंट। क्लियर ना। यस सर। हाँ जी सर। सेकंड है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। इन दिस केस कंडीशंस आर गिवन फॉर 2 पॉइंट्स। यहां पे जो कंडीशंस होंगे वो 2 पॉइंट पे गिवन होंगे। जैसे y एट x इक्वल टू 0 इज 0
and y at x equal to 1 is 0, ऐसा कुछ गिवन है। यहां पे आप देखिए, जो पहला कंडीशन है उसमें x का वैल्यू है a 0, और जो दूसरा कंडीशन है उसमें x का वैल्यू है 1, इसको बोलते हैं b। तो यहां पे जो कंडीशंस गिवन है वो 2 पॉइंट्स के लिए गिवन है, a एंड b। इसको क्या बोलते हैं? बाउंड्रीज। a इज द लोअर लिमिट, b इज द अपर लिमिट, इसको बोलते हैं बाउंड्रीज। तो यहां पे जब आप सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे, y विच इज ए फंक्शन ऑफ a, कोई टेक्निक होगा उससे आप कैलकुलेट कर लिया आपने। ये किस रेंज के लिए वैलिड होगा? एनीवन? इंटरवल ए टू बी। राइट, दिस इज वैलिड फॉर द इंटरवल a टू b। a और b बाउंड्रीज को रिप्रेजेंट करता है, a इज द लोअर लिमिट, b इज द अपर लिमिट। सॉल्यूशन उसी बाउंड रेंज के लिए वैलिड है। तो अगर एक पॉइंट पे कंडीशन गिवन है तो वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, अगर 2 पॉइंट्स पे कंडीशन गिवन है तो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है। क्वेश्चन है तो प्लीज आप नोट डाउन हो जाए तो बता दीजिएगा। जब हम बाद में एक छोटा सा टॉपिक है ग्रीन्स फंक्शन, वो पढ़ेंगे, उसमें भी हम देखेंगे कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे जिनको हम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम बोलते हैं, और कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे जिसको हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बोलते हैं। उसका मतलब यही है, एक पॉइंट पे कंडीशन गिवन है तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, 2 पॉइंट पे कंडीशन गिवन है तो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। इंट्रोडक्शन पार्ट में और कौन सा टॉपिक रह गया? डन सर। लास्ट टॉपिक कौन सा है इंट्रोडक्शन में? सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन तक हो गया है। लास्ट टॉपिक क्या था? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। राइट, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करने का मतलब है, नॉर्मली क्या होता है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन में दिया रहता है, डिफरेंट टेक्निक यूज करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्यूशन हम पता करते हैं। इसका ऑपोजिट भी पॉसिबल है, मतलब इफ द सॉल्यूशन इज गिवन इन द क्वेश्चन वी कैन फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम इट। उसी टॉपिक का नाम है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इफ द सॉल्यूशन इज गिवन। सॉल्यूशन दिया गया है और डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, तो वो कैसे करेंगे? पहले आप ये 3 स्टेप लिख लीजिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं।
नाउ सॉल्यूशन से हम डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं, देखिए अगर आपको पूछा जाता है जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है या डिफरेंशियल इक्वेशन में? सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में। डिफरेंशियल इक्वेशन में तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होता। इसका मतलब है जब आप सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे तब आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करना होगा। When we form a differential equation from the given solution, we have to eliminate the arbitrary constant because arbitrary constant present only in the solution part. Arbitrary constant differential equation में नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। तो पहला स्टेप देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स। जो सॉल्यूशन क्वेश्चन में दिया होगा उसमें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं ये पहले कैलकुलेट कर लीजिए। सपोज देयर आर n आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स विल बी इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर n आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं इसका मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? n। जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन हम फॉर्म करेंगे वो एक nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट इक्वेशन का ऑर्डर भी वही होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, देखिए फाइंड द nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द गिवन सॉल्यूशन। तो nth ऑर्डर इक्वेशन आना चाहिए तो n टाइम्स आप डेरिवेटिव कैलकुलेट करोगे जो भी सॉल्यूशन गिवन होगा। एंड थर्ड स्टेप जो भी बताया गया, try to eliminate the arbitrary constants because differential equation में arbitrary constant present नहीं होता है। उन arbitrary constants को eliminate करना है। कुछ केसेस में आप देखेंगे आप डेरिवेटिव कैलकुलेट करोगे वो arbitrary constant ऐसे eliminate हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस में you have to express the arbitrary constants in terms of x, y and derivatives। कुछ केसेस में डेरिवेटिव करोगे आर्बिट्ररी कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाएंगे डायरेक्टली और कुछ नहीं करना। कुछ केसेस में क्या करना पड़ेगा, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को डेरिवेटिव एक्स वाई के टर्म में एक्सप्रेस करना होगा बिकॉज डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं, ये पॉइंट ज्यादा क्लियर होगा। तो जो भी थियोरेटिकल स्टेटमेंट कॉन्सेप्ट है वो एग्जांपल से ही समझ में आता है, ठीक है। अदरवाइज स्टेटमेंट तो टेक्स्ट बुक में भी होते ही है, सारा कुछ लिखा हुआ। नाउ सपोज आपको बोला गया सॉल्यूशन इज दिस y इक्वल टू mx प्लस c, ये सॉल्यूशन है। आपको इसके कॉरिस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। अगर आपको पूछा जाए इस सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं, 1 2 m and c, सर। so there are two arbitrary constants m and c। इसका मतलब है इसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा वो एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो कितनी बार डेरिवेटिव करना है, 2 टाइम्स। डेरिवेटिव करने के पहले कोई बता सकता है ये किस चीज का इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। और स्पेसिफिकली इसको हम बोलेंगे 2 पैरामीटर, आर्बिट्ररी कांस्टेंट को पैरामीटर भी बोला जाता है, 2 पैरामीटर फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये इनफाइनाइट मेनी स्ट्रेट लाइन्स को रिप्रेजेंट करता है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट को पैरामीटर भी बोला जाता है। आपको लगेगा ये फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे समझ में आएगा? एनीवन, ये जनरल सॉल्यूशन है या पर्टिकुलर सॉल्यूशन है? जनरल सॉल्यूशन, इसीलिए आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ना उसके अंदर। तो जनरल सॉल्यूशन का जो फॉर्मेट है वैसे कितने सॉल्यूशंस होते हैं? इनफाइनाइट। तो इस इक्वेशन के इनफाइनाइट में स्ट्रेट लाइन हो सकते हैं। एम क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप। स्लोप।
और सी क्या रिप्रेजेंट करता है? इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट ऑन वाई वाई एक्सिस, राइट। तो यहाँ पे एम स्लोप जो है दैट कैन बी एनीथिंग, एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट, और जो सी है वो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे इनफाइनाइट मेनी स्ट्रेट लाइन आ सकते हैं, इसलिए इसको फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन बोला गया है। ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, इनफाइनाइट मेनी स्ट्रेट लाइन है। ये पॉइंट क्लियर एवरीवन? ठीक है। तो दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो सेकेंड ऑर्डर आएगा, तो दो बार डेरिवेटिव करेंगे। अब देखो, पहली बार डेरिवेटिव किया dy dx इक्वल टू m, दूसरी बार डेरिवेटिव किया d2y dx2 इज इक्वल टू 0। दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन आना चाहिए, तो हमने दो बार डेरिवेटिव कर दिया। अब बताइए आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स क्या एलिमिनेट हो गए? जी सर। बिल्कुल। अब मैंने क्या बोला था, डेरिवेटिव करेंगे कुछ केसेस में डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएगा डेरिवेटिव करने पे ही, इसमें आ गया। तो इसी को हम बोलेंगे दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दिस इज द सेकेंड ऑर्डर ordinary differential equation for which सॉल्यूशन क्या होगा, ऊपर जो लिखा गया था y इक्वल टू mx प्लस सी। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ऐसा सॉल्यूशन आपको मिलेगा। क्वेश्चन है तो प्लीज आप, एकदम सिंपल एग्जांपल है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल में भी आएंगे, ठीक है, जिसमें डायरेक्ट डेरिवेटिव करने पे काम नहीं चलेगा, उसके बाद भी कुछ और स्टेप्स भी परफॉर्म करने हैं। नोट डाउन हो जाए तो बता दीजिए। डन सर। नेक्स्ट एग्जांपल सिंपल था, एक स्ट्रेट लाइन का एग्जांपल पहले लेते हैं, जिससे सिंपल डेरिवेटिव करने पे ना काम नहीं चलेगा। सपोज वी हैव ए solution like this, y equal to mx plus 1 by m. This is the solution. How many arbitrary constants are there? 1 m. So there is only one arbitrary constant. That means the order of the differential equation will be equal to 1. एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो एक बार डेरिवेटिव लेते हैं। dy dx will be equal to m। अब बताइए, एक बार डेरिवेटिव लिया तो m आ गया, इसमें क्या आर्बिट्ररी कांस्टेंट एलिमिनेट हुआ है? नो सर। नो। अब कोई यहां पे बोलेगा ये और एक बार डेरिवेटिव कर लेते हैं, d2y dx2 क्या आ जाएगा? 0। यस सर। बट ये हम नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे उतना ही और हम लोग डेरिवेटिव कर सकते हैं। बिल्कुल, जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी वही आएगा, उतनी बार ही डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करने का क्या मतलब है? कोई मतलब ही नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको देखो क्या करना है। स्टेप 3 में क्या बोला गया था? ट्राई टू एलिमिनेट द आर्बिट्ररी कांस्टेंट
or to express the arbitrary constant in terms of x, y and derivative. आप यहां पे देखो, यहां से आपको क्या पता चल रहा है? फ्रॉम दिस m इज द आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इसके बदले आप लिख सकते हो dy dx। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट को x, y या डेरिवेटिव के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, तो क्या करेंगे? इसमें रिप्लेस कर देंगे। देखिए, हमारे पास इक्वेशन था y इक्वल टू mx प्लस 1/m। हमें m को एलिमिनेट करना है। देखिए, y इक्वल टू m के बदले dy dx इंटू x प्लस 1/dy dx। Let's take LCM on the right hand side. LCM आएगा dy dx, इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो y इंटू dy dx इक्वल टू x इंटू dy dx होल स्क्वायर। ये दोनों तरफ dy dx से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है, प्लस 1। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा x इंटू dy dx होल स्क्वायर माइनस y इंटू dy dx प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन ऊपर लिखा गया था। कोई बता सकता है ये लीनियर इक्वेशन है नॉन लीनियर इक्वेशन है? नॉन लीनियर सर। नॉन लीनियर। तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है लीनियर ही आना चाहिए, ठीक है, लीनियर भी आ सकता है, नॉन लीनियर। लास्ट एग्जांपल में क्या था, लीनियर नॉन लीनियर? लीनियर सर। इसमें लीनियर था, दिस इज नॉट लीनियर। तो दिस इज सेकेंड ऑर्डर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर। इस स्टेप में डाउट है तो प्लीज आस्क। नॉन लीनियर क्यों है? तो dy by dx की पावर 2 है। dy by dx। एक तो पावर 2 है, सेकंड दूसरा y and dy by dx की मल्टीप्लिकेशन भी है। राइट। तो दोनों कंडीशन को ही फुलफिल नहीं कर रहा है। क्लियर एवरीवन? एग्जांपल सर इसमें यदि 1/m कोई सी पुट कर ले हम, तो वो भी तो m पे डिपेंड करेगा ना। ऑलवेज आपको मिनिमम नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट चेक करने हैं। जो c है वो भी तो 1 पे डिपेंड करेगा ना, m पे। ओके सर। जो पिछला एग्जांपल था उसमें m और c के बीच में कोई रिलेशन नहीं था, यहाँ पे m और c के बीच में रिलेशन है। यहाँ पे c का वैल्यू क्या है? 1/m। 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 तो अगर रिलेशन है तो उसको यूज करना है। तो एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है इसमें। तो नेक्स्ट एग्जांपल, ये हो गया नोट डाउन? यस सर। यस सर। नाउ सपोज सॉल्यूशन इस फॉर्मेट का है, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। किस चीज का इक्वेशन है ये? सर्किल। सर्कल। सेंटर कहां पे है? a,0 और रेडियस? a कितने पैरामीटर्स है इसके अंदर? 1 1 ए ही है। दिस इज ए 1 पैरामीटर जिसको हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो 1 पैरामीटर फैमिली ऑफ सर्कल्स, ऐसे इनफाइनाइट मेनी सर्कल्स हो सकते हैं। जो स्मॉल ए है उसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, एनी रियल वैल्यू। फैमिली ऑफ सर्कल्स विथ सेंटर
at a comma 0 and radius a, small a units. ठीक है, तो बताइए इसके कॉरिस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए कितनी बार डेरिवेटिव करना होगा? One time. One time, because there is only one arbitrary constant. तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, जैसे लास्ट क्वेश्चन था वैसे देखिए, अगर आप इसका एक बार डेरिवेटिव करते हो, यह आएगा 2 इंटू एक्स माइनस ए, एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy dx, राइट हैंड साइड 0, 2 फैक्टर यहां पे कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पे बताइए आर्बिटरी कांस्टेंट क्या एलिमिनेट हुआ है? नो सर। नो, स्मॉल ए तो प्रेजेंट है। तो इस केस में जब आपने डेरिवेटिव कैलकुलेट किया तो डायरेक्ट यहां पे एलिमिनेशन नहीं हो रहा है। इस केस में क्या करना है, जो आर्बिटरी कांस्टेंट है उसको डेरिवेटिव के फॉर्म में रिप्लेस करना है। जैसे आप देखो, यहां से आप x माइनस ए इक्वल टू क्या लिख सकते हो, या a इक्वल टू क्या लिख सकते हो? a को एलिमिनेट करना था, x प्लस वाई डी वाई बाई डी, राइट, x प्लस वाई डिवाई dx। इसको हम जो सर्कल का इक्वेशन गिवन था उसमें रिप्लेस कर देंगे a के बदले। तो यहाँ पे इक्वेशन में जो आपको a दिख रहा है, यहाँ पे a और यहाँ पे a, इसके बदले आप ये रिप्लेस करो, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। ये एग्जांपल ये सेकंड एग्जांपल की तरह ही है जो लेफ्ट में आपको दिख रहा है, जस्ट रिप्लेस करना है यहां पर। देखिए क्या आ रहा है, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन था x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। सर 2x y dy by dx minus y square plus x square is equals to 0। ओके, ऐसा कुछ, ऐसा इस फॉर्मेट का ही है कुछ। यस चलिए आ रहा है। x माइनस ए आ जाएगा, a के बदले आप ये रिप्लेस करोगे माइनस ए, माइनस वाई डिवाई डी एक्स होल स्क्वायर, ये x माइनस ए आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर और राइट हैंड साइड x प्लस वाई डिवाई डी एक्स होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, यह आएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में आ जाएगा 2xy डिवाई डी एक्स। क्या आ रहा है क्या? यस सर। हाँ जी सर। और जो बाकी एक टर्म है वाई स्क्वायर डिवाई डी एक्स होल स्क्वायर, वो दोनों तरफ कैंसिल कर जाएगा। तो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन एक सर्किल था। लीनियर है, नॉन लीनियर है? नॉन नॉन लीनियर। लीनियर सर। नॉन लीनियर। पावर 2 है वाई स्क्वायर, And sir y is also multiplying with dy by dx। राइट। तो कैसे सॉल्यूशन सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं, क्लियर है? हाँ जी सर। तो आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे प्रोसीड करेंगे। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए।
सर आप क्लास स्लाइड्स पे ही देंगे या बोर्ड पे देंगे कभी? मेरा वीडियो ऑफ रहेगा, जो ऐसे क्लास चल रही है ऐसे ही चलेगा। सर क्लास की टाइमिंग वगैरह कैसे पता चलेगी? मैनेजमेंट की तरफ से आपको मैसेज आ जाएगा। सर मेरे को एक चीज पूछी थी। अभी मैंने गेट का एग्जाम से सही कर रखा था, अब तक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक बता सकते हैं जिसके लिए मतलब मैंने भी पूरा कॉलेज के टाइम पे मतलब नहीं कर पाया है सब कुछ। तो आप थोड़ा सा टॉपिक बता सकते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स में जिसमें मैं थोड़ा सा कर ली जैसे अभी मेहनत जेस्ट के लिए बात कर रहे हैं, गेट के लिए? गेट 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 के लिए देखिए, मैट्रिसेस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, डिफरेंशियल इक्वेशन, फूरियर लैप्लास। मैट्रिक्स, कॉम्प्लेक्स, फूरियर, डिफरेंशियल इक्वेशन भी। डिफरेंस। ओके सर, ओके थैंक यू। सर मेरे को कुछ जो मटेरियल कब अवेलेबल है, सब अभी तक मेरे पास आया नहीं है। तो आपका ना वॉइस थोड़ा सा क्लियर नहीं है, थोड़ा सा सर सर अब सुनाई दे रहा है सही से? नहीं हाँ बताइए। सर, अब सही से सुन रहे हो? हाँ बताइए। सर ये बोल रही थी कि अभी जैसे अगर मैंने रजिस्टर कराया था तो मैम कह रही थी कि अभी आपके पास कुछ टाइम नहीं, तो वो अभी तक आई नहीं है, तो क्या अभी और टाइम लगेगा? क्या मैं तो मैनेजमेंट भी कॉल करके पूछना पड़ेगा इस चीज के लिए? मैंने कल की क्लासेस की टाइमिंग की बात कर रहे हो? नहीं नहीं सर, बुक्स बुक्स। बुक्स नहीं नहीं, बुक्स का नॉर्मली थोड़ा टाइम लगता है। आई थिंक 1-2 हफ्ते तो लग ही जाते हैं डिस्पैच करने में। अच्छा, तो मतलब अभी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या कुछ अभी डिस्कस नहीं करेंगे, अभी सिर्फ आप रैंडमली पढ़ाएंगे एकदम? नहीं, अभी जैसे क्लास चलेगा तो उसके साथ में डीबीपी शीट भी शेयर किया जाएगा, और अच्छा, प्रीवियस वो मतलब क्वेश्चंस आप जो है, देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, वो ओके पूछता नहीं जाएगा। ओके ओके, थैंक यू सर वो कब तक रहेंगी? क्या? रिपीट कीजिए क्वेश्चन। सर डेमो क्लास कब तक रहेंगी? 3-4 दिन रहता है नॉर्मली। Sir, in how many classes we'll be able to complete this mathematical, sir? 140 आवर्स मान लीजिए। Okay, sir. सर कल आपकी क्लास रहेगी? कल नहीं है क्लास, आई थिंक कल ईएमटी और इलेक्ट्रॉनिक्स का डेमो क्लास है। थैंक यू सर। सर। अभी आपकी क्लासेस रहेंगी ना रेगुलर, या मतलब अभी डेमो की वजह से शफल हो रही है और फिर बाद में शेड्यूल आएगा रेगुलर का? मेरी क्लासेस नॉर्मली हफ्ते में 3-4 तो होती हैं। ओके, तो मतलब अभी साथ के साथ कितने 2 या 3 टॉपिक चलेंगे? यही जो टॉपिक है वही टॉपिक, नहीं कितने मतलब टॉपिक चलेंगे? कितनी क्लासेस, जैसे आपकी मैथ्स की चल रही है अभी, जैसे हमारा क्लास की चल रहा है वो चल रहा है, तो अभी देखो 3-4 टॉपिक साइमल्टेनियसली चलते हैं। अच्छा तो ठीक है। एनीथिंग एल्स एनीवन? Sir, in a day, how many classes are taken of different topics, sir? Like different subjects, different parts. मतलब किसकी बात कर रहे हो, डेमो शेड्यूल की, किस चीज की? Sir, like mathematical, EMT, electronics. So how many of them are taken in a single day? आई थिंक 2 to 3। And a total of 6 hour class. ऑन द एवरेज 6 आवर्स क्लास तो होता है। जी sir. सर हमारी एवरेज टाइमिंग 2 आवर्स ही होती है क्लास की। एक क्लास 2 घंटे या 1.5 घंटे का होता है, नॉर्मली 2 घंटे ही होता है। ओके सर। सर आप इसी स्पीड से पढ़ाते हो, थोड़ा तेज स्पीड से सर? थोड़ा सा स्पीड बढ़ सकता है।
ओके सर। सर सिलेबस कब तक हो जाएगा? पूरा सिलेबस या मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं? कंप्लीट सिलेबस। मे एंड। ओके सर, थैंक यू। Sir, syllabus completion, sir, I mean to say, sir, that from the starting we have taken like EMT, electronics and like mathematical. तो सर यही पढ़ाएंगे जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाते, ऐसा होता है या फिर शफिल होती रहती हैं सर क्लासेस? सफल होता रहता है। ओके सर। बिकॉज यहाँ पे जो पूरा टॉपिक है, अगर एक ही टीचर पढ़ा रहे तो तब होता है एक टॉपिक खत्म हो गया फिर दूसरा टॉपिक करेंगे। यहाँ पे ऑलमोस्ट 6-7 फैकल्टीज पढ़ाएंगी। हाँ सर। ठीक है, तो सफल करके होगा ही। अगर एक या दो फैकल्टी होती तो वैसा होता जो आप बोल रहे हो, जो एक खत्म होगा फिर दूसरा शुरू होगा। हाँ जी सर। सर हमें इस कोर्स में हार्ड कॉपी मटेरियल नहीं मिलता है? नहीं। सॉफ्ट कॉपी मिल सकता है? नहीं, आई थिंक सॉफ्ट हार्ड कॉपी कोई भी नहीं मिलता। हार्ड कॉपी आई थिंक अलग से परचेज कर सकते हैं, बट सॉफ्ट कॉपी आई डोंट थिंक देते हैं। सर रिकॉर्डेड क्लासेस का क्या सीन है? जैसे कि आज वाली क्लास कल ही मिल जाएगी हमें ऐप पे रिकॉर्डेड सेशन में? जैसे अगर आपको एडमिशन होने के बाद आप लोगों को एक यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा, उसके थ्रू आप मोबाइल ऐप या वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हैं। आज का जो क्लास है तो नॉर्मली देखा जाता है, तब आज भी 9 बज रहे हैं ना, तो 11 साढ़े 11 तक अपलोड हो जाता है। ओके सर, थैंक यू सर। Sir, you will explain only in Hindi or you will explain in English also, sir? Truly mix of Hindi and English, not pure Hindi, not pure English. Okay, sir. The technical terms will be in English only because I also don't know the Hindi terms. Okay, sir. Sir, if you don't mind, can you tell something about yourself, sir? Myself सुरजीत, नाम सुरजीत है, ऑलमोस्ट 2012 से पढ़ा रहा हूँ यहीं पे। जी सर। यही टॉपिक। सर आप ओनली मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ाओगे या फिर कोई अदर सब्जेक्ट भी? ओनली मैथ। ओके सर। सर आपने पीएचडी की है? कहाँ से? आईटी दिल्ली। थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल और थियोरेटिकल, कंप्यूटेशनल? क्वांटम ऑप्टिक्स। सर डेमो क्लासेस के बाद सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे? ये तो मैनेजमेंट ही बता सकता है। ओके सर। सर डेमो क्लासेस कब तक चलेंगी? 3-4 दिन चलता है नॉर्मली। सर डेमो क्लासेस के बाद फिर कोई सब्जेक्ट स्टार्ट से शुरू होगा तो उसमें स्टार्टिंग से क्लासेस होगी ना, या फिर कोई फर्स्ट लेक्चर यही वाला ही माना जाएगा, डेमो वाला? मैं दूसरे टॉपिक का तो नहीं बता सकता, मेरे वाला जो है यही, इसके बाद से यहीं से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके सर, ये रिकॉर्डेड में मिल जाएगा हमें फिर? बिल्कुल। हाँ जी सर। सर आज का फिनिश हो गया है ना? हाँ हाँ लीव कर सकते हैं? बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सर एंड गुड नाइट। गुड नाइट। ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक्स अ टन सर। थैंक यू सर।